लास्ट टॉपिक से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, उसमें था लीगल पर्सन्स की काइंड्स थी, लीगल पर्सन्स क्या था और उसकी काइंड्स क्या थी। तो यहाँ पे लीगल स्टेटस ऑफ ए डेड पर्सन है, वहाँ पे अलाइव था या एक बॉडी थी जिसको उन्होंने लीगल पर्सन का लीगल स्टेटस दिया हुआ है, पर्सन का लीगल स्टेटस था। तो यहाँ पे लीगल पर्सन ऑफ ए डेड पर्सन और लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल और अनबॉर्न, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन, अनबॉर्न पर्सन, एनिमल। तो ऑर्डिनरी नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्डिनरी द पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग मे बी सेड टू कमेंस ऑन बर्थ एंड सीजेस टू एग्जिस्ट ऑन डेथ। कि कोई भी शख्स जो है उसकी पर्सनालिटी जो उसके पैदा होने के बाद शुरू होती है और उसके फौत होने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन डिस्कस व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए डेड पर्सन, तो उसके पर्सन के राइट्स क्या हैं। तो द वर्ड पर्सन, ये इंट्रोडक्शन हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं। पर्सन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona to begin with, it simply means a mask. Then it was used to denote the part played by a man in life, जो कि जाहिर करता है शख्स का जिंदगी को कि उसने कैसा जो है अपना एक कैरेक्टर बनाया है जिंदगी में। A person is any being who is capable of sustaining right and duties। तो persons जो की जो definitions में आता है वो शख्स आता है कि कोई भी शख्स जो कि capable of sustaining of rights और duties जो रखता है, जो शख्स जिसके पास rights और duties है वो एक person कहलाता है। Whether he is human being or not, आया कि वो शख्स इंसान है या नहीं है ये बात की बातें हैं, लेकिन जो शख्स जिसके पास राइट्स और ड्यूटीज हैं वो जो है एक पर्सन की डेफिनेशन में आता है। तो इसके बाद डेफिनेशन ऑफ पर्सन थी अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट, उसमें भी यही बताया पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights and duties। तो अब हम हमारा जो टॉपिक है वो है लीगल स्टेटस ऑफ ए डेड पर्सन। तो ये एनिमल और इसको अनबॉर्न को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लीगल स्टेटस ऑफ ए डेड पर्सन। तो द पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग who means its existence on birth। तो वो कहता है कि पर्सनालिटी, एक इंसान की पर्सनालिटी जो है वो उस वक्त शुरू होती है जब वो पैदा होता है एंड ceases to exist at death, और उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसको मुफात पा जाता है, फौत हो जाता है। तो डेड मैन आर नो लॉन्गर पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। तो आई ऑफ लॉ में भी डेड पर्सन कहते हैं कि कोई आके जो है नो लॉन्गर पर्सन है कि वो जिंदा नहीं है। दे हैव नो राइट्स बिकॉज दे हैव नो इंटरेस्ट। तो वो उसके बारे में यही कहते हैं कि उसका ना कोई राइट इंटरेस्ट है और ना ही उसका कोई राइट बनता है। तो ऑल दैट लॉ डज इज इट इज टू सम डिग्री to recognize and take into account after a man's death his desires and interests when he is alive। तो आप देखते हैं राइट ऑफ डेड पर्सन, देयर आर 3 things in respect of which anxieties of living man extend even after their death। तो वो कहते हैं कि 3 चीजें हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को जिंदा रखती हैं उसके फौत होने के बाद ही। वो कौन सी 3 चीजें हैं? Those are his body, his reputation and state। तो पहली है बॉडी जो है वो लीगल स्टेटस रखती है। डेड पर्सन की बॉडी जो है वो लीगल स्टेटस रखती है, वो फौत शुदा बॉडी जो है वो एक लीगल स्टेटस रखती है। इसके बाद उसकी रेपुटेशन जो है वो भी एक लीगल स्टेटस रखती है कि आप किसी भी फौत शुदा के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, उसकी रेप्यूट के बारे में कोई गलत बातें नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पे है उसकी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो अपने डिजायर दे के चला गया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसी तरह तकसीम कर दी जाए, इसी तरह उसका प्रॉफिट लेके इस तरह लोगों में तकसीम करते रहे। तो इससे भी उस लीगल पर्सन की जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो जिंदा रहेंगी। वो डेड हो गया लेकिन उसकी राइट्स और ड्यूटीज जो है वो उसकी विल के मुताबिक उसने जो भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है वो जिंदा रहेंगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि डेड पर्सन जो है वो अगर फौत हो जाता है तो उसका फिर भी कुछ ना कुछ लीगल स्टेटस रहता है। उसमें पहले है बॉडी। A living man is interested in the treatment to be given to his own dead body। तो लिविंग पर्सन जो है इंटरेस्टेड होता है अपनी ट्रीटमेंट में कि अपनी बॉडी में जो है अपनी ट्रीटमेंट इंटरेस्टेड होता है कि उसका। A corpse is the property of no one। तो वो कहते हैं एक कॉर्प्स जो है वो डेड बॉडी को कहते हैं कॉर्प्स
जो है मुर्दा बंदे कहते हैं। कॉर्प इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नो वन, तो एक जो लाश है वो किसी के काम की नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। इट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाय विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो उसको जो है खत्म किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाय विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। क्रिमिनल लॉ सिक्योर्स ए डिसेंट बुरियल फॉर ऑल डेड मैन। तो इसमें उन्होंने कहा कि उस डेड बॉडी का भी कुछ राइट्स पैदा हो जाते हैं कि उसको अच्छे तरीके से एहतमाम करके उसको दफनाया जाए। ये हमारे कानून में है, उसको राइट्स दिया गया है। एक डेड बॉडी पड़ी है, लोग उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है उस डेड बॉडी की बेहुरमती कोई नहीं कर सकता। उसको फौरन ही अच्छे तरीके से उठा के रखें, उसको कपड़ा पहनाए, उसको फिर जाके जो है उसकी तदफीन के जो है तमाम करें। लेकिन आप उसकी बेहुरमती नहीं कर सकते। अगर आप उसकी बेहुरमती करेंगे तो वो डेड बॉडी भी अपना राइट्स रखती है कि मुझे बेहुरमत किया गया है उन लोगों के सामने। लोग जब देखेंगे कि इसकी डेड बॉडी की जो है बेहुरमती हो रही है तो ला महला वो क्रिमिनल उसमें जाएंगे, थाने में जाएंगे, किसी क्रिमिनल फोर्स को यूज करेंगे कि भाई उसको जो है वो सेव करें और उसको प्रॉपर तरीके से दफनाएं। तो वहां पे उसका कुछ स्टेटस बन जाता है, एक लीगल स्टेटस बन जाता है उस बॉडी का। तो इसमें क्रिमिनल लॉ जो है वो सिक्योर करता है डिसेंट बुरियल फॉर ऑल डेड मैन। तो डिसेंट बुरियल करता है कि अच्छे तरीके से जो है उसकी तदफीन की जाए, हर मुर्दा आदमी की जो इस दुनिया से चला जाए। एंड द वायलेशन ऑफ ए ग्रेव इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो उसकी कब्र की बेहुरमती, उसको दफनाने की बेहुरमती जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस पैदा करती है। एक बंदा जो है जिसकी आप जाके कब्र पे जो है वो जाके कुछ हरकतें करें, उसको जाके खोदना शुरू करें, तो वो आपको कानून इसकी इजाजत नहीं देता। वो उसका लीगल स्टेटस है कि आप उसकी कब्र को कुछ नहीं कर सकते, उसकी बेहुरमती नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई कचरा नहीं डाल सकते। इस तरह की FIRs भी सामने आई हैं कि कब्रों की बेहुरमती बंदा कर रहा था, हमने जाके पकड़ा और पुलिस को बुलाया और उन्होंने उसके ऊपर FIR कर दी कि इसने कब्रों की, और किसी की कब्रों की, ये नहीं है कि किसी की कब्रों की भी बेहुरमती एक आम आदमी की, जिम्मेदार की, शहरी की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो फौरन पुलिस को बुलाए और उस बॉडी को लीगल स्टेटस में लेके आए कि भाई ये क्यों आप इसको कर रहे हैं। इसीलिए इनको 4 दीवारियां दी गई हैं आजकल हमारे लॉ में। हमारी जो कौंसल्स हैं, यूनियन कौंसल्स हैं, इनके पास जो है बकायदा फंड आता है कि कोई भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी 4 दीवारी ना हो, प्रॉपर गेट ना हो, ये चीज़ें ना होना चाहिए। ये जो है साथ में इन चीज़ों को वो इसीलिए कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना वहाँ पे पेड आउट हो, वहाँ पे ना क्रिमिनल ऑफेंस ना जब होना बस। तो इसके बाद नंबर 2 पे है रेपुटेशन। रेपुटेशन में है रेपुटेशन ऑफ डेड पर्सन जो है वो रिसीव करता है, रिसीव सम डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ से इसको भी कुछ प्रोटेक्शन हासिल है कि आप किसी की रेप्यूट्स को भी है, डेड पर्सन की रेप्यूट्स को भी आप उछाल नहीं सकते, ना खबरों में दे सकते हैं, ना अखबारात में, ना ही ऐसे लोगों में जो है उसके बारे में बातें कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर तोहमत लगाएंगे, किसी की रेप्यूट को खराब करेंगे तो आपके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन होगा, बकायदा आपको सजा मिलेगी। अच्छा, ए लेबल अपॉन, लेबल कहते हैं किसी के बारे में इश्तिहार लगाने। लेबल अपॉन ए डेड मैन इज पुनिश्ड एज अ misdemeanor when its publication is an attack on the interest of living person। तो जब आप उसका जो है वो करेंगे, अटैक करेंगे और पब्लिकेशन के जरिए करेंगे तो वो जो डेड पर्सन है उसका आप एक जुर्म का वो करते हैं, एक जुर्म जो है वो कमिट करते हैं अगर आप उसकी रेप्यूट के ऊपर कोई भी बात लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस राइट इज इन रियलिटी नॉट दैट ऑफ ए डेड पर्सन। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो वो कहता है कि ऐसे ही है कि उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो बंदा फौत हो गया, लेकिन नहीं, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो भी इसको सिक्योर करता है कि आप किसी की रेप्यूट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट ऑफ हिज लिविंग डिसेंट। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 पे है
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का तो आप लोगों के माइंड में आ जाता है कि एक डेड पर्सन जो है वो चला गया तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किसी को भी दे के जाए, किसी भी हवाले से कोई राइट्स और ड्यूटीज लिख के, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो कायम रहता है। वो बेशक वो कब्र के अंदर चला गया, सो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो प्रॉपर्टी, ए डेड मैन कंटिन्यू टू डिटरमाइन द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो डेड मैन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, तायन कर सकता है एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, कि वो अपनी वसीयत लिख के जाए अपनी प्रॉपर्टी की और जाके सो जाए कि जी ठीक है अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू विल वो जो है प्रॉपर्टी उसी तरह ही चलती रहेगी। उसमें जिसको भी उसने वो किया होगा, अपना बनाया होगा, वही बंदा उसकी देखभाल करेगा और उसी लॉ को ही फॉलो करेगा जो उसके अंदर लिख के दे के गया है। तो इसीलिए A dead man continued to determine the enjoyment of the property which he owned, जो उसकी मलकियत थी, while he was alive, जब वो जिंदा था। The law of succession permits the desire of the dead person, तो law of succession जो है कानून बताया है इसमें प्रॉपर्टी में, law of succession उसके डिजायर्स को पूरा करता है कि मेरे मरने के बाद भी law of succession ये कानून है जिसमें उसमें वसीयत के बारे में भी बताया गया कि एक शख्स जो है मरने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को इंतजाम इंसान का वो किसी के जिम्मे लगा के जा सकता है। तो लॉ ऑफ सक्सेशन जो है वो इसका उसकी जो डिजायर्स थी डेड पर्सन की, जो अलाइव था तो उसकी कुछ डिजायर थी कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी जो इस तरीके से चलाई जाए। तो इन एडिशन टू दिस व्हाटएवर ही हैज लेफ्ट बिहाइंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ गिफ्ट और गिवन इन चैरिटी, तो वो उसके बाद जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी एज अ गिफ्ट या चैरिटी में, विल बी रिस्पेक्टेड बाय लॉ एंड इन्फोर्स अकॉर्डिंग टू हिज विश। तो इसको कानून जो है रिस्पेक्ट देता है, जो भी कह के गया और वो इस दुनिया से चला गया, तो जो चीज कह के गया है, जो वसीयत वो करके गया अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, उसको कानून ने प्रोटेक्शन दी, उसके डिजायर्स को प्रोटेक्शन दी और उसका लीगल स्टेटस बरकरार रखा कि यदि उस बंदे की चैरिटी है, आप लोग सारी जिंदगी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप इसको बेच नहीं सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते और इसको वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक डेड पर्सन का लीगल स्टेटस में प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दे सकता है। तो इसके बाद है, ये था लीगल स्टेटस ऑफ ए डेड पर्सन। अब लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन है। अब डेड के बाद अनबॉर्न पर्सन है। अनबॉर्न पर्सन वो शख्स है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया, जिसके बारे में ख्यालात किए गए हैं ये आने वाला है। जो भी बंदा शादी करता है, मियां बीवी होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो आएगा तो वो जिंदगी में ऐसे ऐसे करेगा, तो उसका लीगल स्टेटस हम पहले सोचना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने कानून ने भी उसके बारे में कुछ लीगल स्टेटस दिया है। तो बिफोर डिस्कसिंग द स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन वी मस्ट डिस्टिंग्विश ए चाइल्ड हु इज लिविंग बट नॉट येट बॉर्न, that is to say a child in womb of its mother and an unborn child in the sense of future generation। तो उसको future generation जो माँ के पेट में आ गया उसको unborn कहा गया है, उसको unborn child का नाम दिया गया है in sense of future। तो who is not conceived in a womb of its mother, the law gives a status of a person to a child। तो लॉ जो है उसको भी एक स्टेटस देता है उस तरह के बच्चे को, who is not yet being born, जो कि अभी तक इस दुनिया में नहीं आया, but conceived in its mother womb, तो वो माँ के पेट में आ गया, तो उसका भी जो है लीगल स्टेटस है। तो सबसे पहला है कंटीजेंसी ऑफ राइट्स ऑफ अनबॉर्न। तो एक कंटीजेंसी है उसके राइट्स के बारे में, वो अनबॉर्न के बारे में है कि वो वाकई पैदा होगा तो ही मालिक बनेगा, पैदा नहीं होगा तो नहीं बनेगा। सबसे पहला जो उसका है कंटीजेंट, जो है इसका कंटीजेंसी जो है एक शर्त है, कंटीजेंसी ऑफ राइट है, कंप्लीट राइट नहीं है, इसको कंटीजेंसी को एक कंडीशन में है रखा गया। कंटीजेंसी
contingency of rights, contingency of rights of अनबर्न। तो उसकी कंटीजेंसी ऑफ राइट है, हासिल है कि राइट ऑफ अनबर्न पर्सन वेदर प्रायोरिटी और पर्सनल्स आर ऑल कंटीजेंट ऑन हिज बर्थ एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। तो उसमें सबसे पहली शर्त है कि वो जिंदा पैदा हो, ये पैदा होगा तो वो बिल्कुल हक रखने का हासिल रखता है। तो उसमें एक कंटीजेंसी आ गई। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, जिसमें किसी कंडीशन को डाल दिया जाएगा, ये पूरी होगी तो मैं करूंगा, नहीं पूरी होगी तो ये कंडीशन पूरी होगी तो मैं करूंगा, नहीं कंडीशन पूरी होगी तो मैं नहीं करूंगा, उसको कंटीजेंसी कहते हैं। तो ये कंटीजेंसी है कि वो बंदा पैदा होगा तो वो राइट हासिल करेगा, पैदा नहीं होता डेड अलाइव होता है, अगर जो वो पैदा होते ही फौत हो जाए तो उसकी जो है राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो उसमें एक कंटीजेंसी है कि वो पैदा होगा फिर ही जो है उसके जो है राइट्स शुरू होंगे। तो नंबर 2 पे है राइट्स ऑफ अनबर्न पर्सन। तो वो राइट्स जो है वो क्या है नंबर 2 पे, राइट्स ऑफ अनबॉर्न पर्सन। तो इसके क्या राइट्स हैं, हम अभी पैदा भी नहीं हुआ और क्या राइट्स हैं। तो पहला है राइट टू कंपनसेशन, एन अनबॉर्न चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेट फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर। अनबॉर्न चाइल्ड के पास पहले ही राइट आ गया कि वो कंपनसेट हासिल करे अपने बाप की डेथ का, विलफुली या नेग्लिजेंट इंजरी इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज फादर। यहाँ पे ऑन ए चाइल्ड लिखा हुआ, मुझे ना ये लगा ऑन ए फादर है कि वो किसी भी नेग्लिजेंसी में उसकी मौत हुई है या किसी ने जानबूझ के उसको मारा है, तो वो जो उसका बच्चा आने वाला है उसके पास राइट है कि वो जो है वो कंपनसेशन हासिल करे अपने फादर की डेथ का। तो वो किस सूरत में है, नेग्लिजेंसी की सूरत में है या इंजरी की सूरत में है, जो कि उसके ऊपर जो है लगाई गई है। इसके बाद है राइट टू कंपनसेशन था पहला। नंबर 2 पे है राइट टू बी बर्न। तो ये भी उसके पास राइट है कि उसने पैदा होना है। हमारे यहाँ कानून है कि एन अनबॉर्न पर्सन राइट टू बी बर्न हैज अ राइट टू बी बर्न। तो एक अनबॉर्न पर्सन के पास राइट है कि वो पैदा हो, जो ही वो कंसीव हुआ है, हमारे यहाँ कानून है उसकी माँ तक उसके बाप को इजाजत नहीं है कि वो उसको खत्म करवाए। An unborn person has a right to be born, and abortion and child destruction are declared as crime. तो abortion है और child को destruction है, जैसे बच्चों के जो है अंदर ही पेट में खत्म कर दिया जाए, तो वो भी एक क्राइम है। तो उसके पास राइट आ गया कि उसने इस दुनिया में आना ही आना है। वो चोरी छुपे करते हैं, कुछ बच्चों के अबॉर्शन करवा दिए, कोई बच्चा मतलब जिसके हाँ 3-4 बच्चे इकट्ठे आ गए तो 5वें बच्चे की ख्वाहिश नहीं करते तो कहते हैं कि हम, लेकिन ये है क्राइम। हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी बकायदा जुर्म की सजा भी है। तो इसीलिए उसके पास ये राइट है, उस बच्चे के पास अनबॉर्न बच्चे के पास राइट है। आप उसका राइट छीन रहे हैं, उसको पेट के अंदर ही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, जो बेशक उसका माँ बाप भी हो, उसको भी राइट हासिल नहीं है कि वो उसको मार दे। तो ये उसके पास राइट है कि वो पैदा हो, वो जिंदा पैदा हो। A pregnant woman condemned to death is respited as of right until she has been delivered of her child। जब तक वो डिलीवर नहीं करती उसको कंडेम किया गया कि उस बच्चे की मौत का सबब ना बने या उसको खत्म ना करे। तो ये है उसके पास राइट टू बी बर्न। इसके बाद है राइट टू इनहेरेंट। नंबर 3 पे है राइट टू इनहेरेंट। इसको ना स्टार लगा ले, मुझे नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पूछ भी सकते हैं। एक अनबॉर्न पर्सन के पास क्या राइट्स हैं,
ये तो आपको सबसे पहले राइट्स और ड्यूटीज तो आपने सारी जिंदगी पढ़ना है कि इसका राइट क्या है, इसका राइट्स क्या है। तो सबसे पहले यही चीज मुश्किल वो जहन में आती है कि अनबॉर्न पर्सन है उसके पास क्या राइट्स है, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन कानून ने उनको राइट्स दी हैं। तो ये 3 राइट्स हैं। तीसरा है राइट टू इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब इनहेरिटेंस से निकला है, विरासत का भी उसको हक हासिल है। ये इनहेरिट का मतलब है विरासत। विरासत में जो ही वो बच्चा माँ की गो उसमें आया है, गोख के अंदर आया है, वॉम के अंदर आया है, तो उसके पास भी विरासत का हक आना शुरू हो गया कि वो भी अपने बाप की जायदाद का वारिस ही बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो आए हैं, मामला सामने आए हैं कि तलाक हो गई, बच्चा पेट में था, तो बच्चा जो है वो उस बाप से विरासत का पूरा हकदार है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें मियाँ बीवी जो है सेपरेशन हासिल करते हैं, तलाक ले लेते हैं, बाप को पता नहीं होता मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो ऐसी सूरत में तलाक भी मौसर नहीं है। लेकिन उसको भी उस वक्त पता चलता है जब 3-4 माह गुजर जाते हैं, बीवी को भी पता चलता है 4 माह बाद कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस सूरत हाल में वो बच्चा जो है वो उसी बाप की विरासत का पूरा पूरा हकदार है जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, उसको तलाक दे दी। तो इसीलिए राइट टू इनहेरिट उस अनबॉर्न को हासिल है कि जो भी बच्चा माँ के पेट में आया है तो वो विरासत का हकदार है। An unborn person has a right to be born. अच्छा, इससे नीचे वाला right to inherit. In an unborn may inherit, but if he dies in the womb, अगर वो womb के अंदर die हो जाता है, is still born, his inheritance fail to take effect. तो अगर वो अंदर ही फौत हो जाता है तो उसकी जो inheritance है वो fail हो जाएगी effect होने से। And no one can claim through him. तो कोई भी जो है claim नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर जिंदा पैदा होगा तो वो खुद ही क्लेम कर सकता है कि मेरा भी जो है इसमें राइट बनता है। नंबर 4 पे है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। तो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट beneficiary of trust, BNE, beneficiary of trust. So an unborn child may be made beneficiary of the trust, and such trust cannot be varied without obtaining the consent of the court on their behalf. तो अगर किसी कोई जो है बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का और वो अभी इस दुनिया में आने वाला है, उसको बेनिफिशियरी करार दे दिया किसी भी ट्रस्ट ने कि जी जो बच्चा पैदा होगा उसकी देखभाल जो है इस ट्रस्ट के जिम्मे है, और वो उसका बेनिफिशियरी होगा, उसकी देखभाल उसके जिम्मे है, और जो ही वो अपनी उसमें आएगा 18th की एज में आएगा तो इस ट्रस्ट का मालिक बन जाएगा, या इस प्रॉपर्टी को जो है वो इसमें जो है उसका इतने इतने शेयर होंगे तो बेनिफिशियरी हो जाता है। किसी को भी आप डिक्लेयर करते हैं, पता चल जाता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और बच्चा आने वाला है, तो आप उसके ऊपर भी ट्रस्ट वक्फ जो है कर सकते हैं कोई चीज़ के, जी इसका जो बेनिफिशियरी है वो मेरा बच्चा ही होगा, इस प्रॉपर्टी का, इस मेरे जो बिजनेस का, तो उसमें वो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट भी होगा। So an unborn child may be made beneficiary of the trust, and such trust cannot be varied without obtaining the consent of the court on their behalf. तो इसमें अगर कोई इस तरह के मामला भी आए हैं कि एक बच्चा है वो पूरी ट्रस्ट का मालिक बन गया लेकिन वो अभी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसके बिहाफ पे जो डिसीजन लेने की पावर है वो कोर्ट के पास आ जाती है। कोर्ट उसके जो बेहतर लगेगा उसके मफाद में जो चीज़ होगी वही फैसला करेगी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी लिखा कि अगर कोई भी चीज चेंजिंग करनी है ट्रस्ट के अंदर तो कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं हो सकती विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट की परमिशन के बगैर नहीं हो सकती, या वो 18 या मेजॉरिटी की एज में नहीं आता, 23 साल की उम्र में नहीं आता, तो उस वक्त तक वो कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इसके बाद है राइट टू ऑन, के उसके पास राइट टू ऑन भी है। नंबर 5 है कोई सी चीज को मलकियत लेना, राइट टू ऑन, के अपने नाम पे करवाना है, अपनी मलकियत में लेना। तो देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट ए मैन फ्रॉम ऑनिंग प्रॉपर्टी बिफोर ही इज बर्न। तो कोई भी कानून जो है उसको नहीं रोक सकता, जो भी शख्स है अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेना चाहता है उसके नाम पे, उस बच्चे के नाम पे जो पेट में है,
तो उससे भी कोई अदालत नहीं रोक सकती। आप उसके नाम पे प्रॉपर्टियां लेते जाएं कि मेरा जी बेटा आएगा वही इनका मालिक होगा, तो वो अदालतें जो है वो करती जाएंगी। उस या आप इस तरह कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं जिसमें आप यही लिखते हैं कि मेरे बच्चे आने वाले जो हैं वो इसके मालिक होंगे, तो ये एक नेचुरल लॉ है, नेचुरल प्रिंसिपल्स है कि वही मालिक ही बनेंगे जो आपकी औलाद आएगी। तो राइट टू ऑन है, हिज ऑनरशिप इज कंटीजेंट, तो वो वहां पे वही कंटीजेंट वाली पहली शर्त आ जाती है कि वो पैदा होगा तो जाहिर है मालिक बनेगा। तो हिज ऑनरशिप इज कंटीजेंट ऑन हिज बीइंग बोर्न अलाइव, कि वो जिंदा पैदा हुआ है। वंस ही बोर्न अलाइव, वो जिंदा बनता है, तो इस कंटीजेंट ऑनरशिप विल बिकम वेस्टेड, तो उसके ऊपर उसको जो है वो अता कर दी जाएगी उसकी ऑनरशिप जो है, जो ही वो जिंदा पैदा होगा तो सारे जो राइट्स हैं उसके पास चले जाएंगे। तो इसके बाद है नंबर 6 पे राइट टू गिफ्ट, उसको राइट टू गिफ्ट भी है। तो ये डायरेक्ट गिफ्ट में भी मेड टू द चाइल्ड इन वॉम, तो डायरेक्ट गिफ्ट भी कर सकते हैं एक बच्चे को जो कि अभी माँ की कोख के अंदर है, वॉम में है। तो इसके बाद है राइट टू पार्टीशन, नंबर 7 पे है, लास्ट पॉइंट है। राइट टू पार्टीशन भी उसको हासिल है। इन हिंदू लॉ इफ ए पार्टीशन इज मेड, तो हिंदुओं के कानून के मुताबिक अगर कोई भी पार्टीशन होती है कोर्ट की तरफ से होती है, तो ए शेयर शुड बी अलॉटेड टू ए चाइल्ड, तो वो एक शेयर एक हिस्सा जो है उसको भी अलॉट कर दिया जाएगा जो बच्चा माँ के पेट में है, विच इज कंटीजेंट ऑन हिज बर्थ, तो वो भी इसी कंडीशन पे है कि उसको जिंदा पैदा होगा तो तभी वो जो है वो शेयर का सही मालिक बनेगा। लेकिन वो उन्होंने पहले ही अलॉट कर देते हैं कि बच्चा इसके पेट में है तो ये भी हकदार है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे गया, एक लास्ट पॉइंट था लेकिन वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न, लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन और लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पढ़ लिया है, कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स के, एनिमल्स के लीगल स्टेटस क्या है।